हेलो साथियों, जय हिंद। मैं राजेश सर। मैं जो है आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ क्लास 6 का साइंस, जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 11, जिसका शीर्षक है सजीवों में अनुकूलन। अगर ये आप वीडियो देखते हैं तो आपको मुख्य रूप से ये जो बीपीएससी का वैकेंसी आया था, टीआरई 125 हो या 628 हो, उसके लिए हेल्पफुल तो रहेंगे ही। इसके अलावा बिहार बोर्ड से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, तो उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा अगर आप कोई टीचर हैं और आप जो है क्लास 6 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। और अगर आप क्लास 6 के बच्चे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे। आज जो है हमारा ये जो अध्याय 11 है, जिसका शीर्षक है सजीवों में अनुकूलन। इसका पहला टॉपिक जो है अनुकूलन है। वैसे अगर आप चैप्टर 11 का पहला पेज देखिएगा तो अनुकूलन का परिभाषा तो वहाँ पर शुरू वाले पेज में नहीं दिया गया, आगे जाकर के दिया हुआ है। लेकिन जब तक आप इसे समझिएगा नहीं तब तक ये जो है इससे आगे वाली टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसको जो है मैंने अपना मन से जो है कवर किया है। तो चलिए देखते हैं अनुकूलन का डेफिनेशन। तो क्या होता है अनुकूलन, उनके बारे में समझेंगे। पहले देखिए, किसी परिवेश के तहत जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी जीव के परिवेश विशेष में रहने योग्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? अनुकूलन कहा जाता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि मान लीजिए आप मैथिली भाषी क्षेत्र में रह रहे हैं और नहीं और भोजपुरी भाषी क्षेत्र में चले गए, तो आप जो है कुछ समय में वहाँ का वेशभूषा, वहाँ का भाषा सभी अर्जन कर लीजिएगा। तो यही जो प्रक्रिया है वो क्या है? अनुकूलन है। ठीक है? चलिए देखिए, इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आपके एससीईआरटी के बुक में दिया गया है। क्या करा है? सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। बात तो सही है। ये जीव इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए कुछ विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? अनुकूलन कहा जाता है। ठीक है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठंडे प्रदेश में रह रहा है, ठीक है? तो उसका परिवेश अलग होगा, लेकिन वही व्यक्ति जब उष्ण प्रदेश में चल जाएगा, तो उसके अनुसार जो है अपने आप को ढाल लेगा। तो यही जो व्यवस्था है, वह क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। ठीक है? इसके बाद क्या करा, देखिए, अनुकूलन जो है अल्पकाल में नहीं होता है। हजारों वर्षों की अवधि में किसी जीव में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों को में जो है परिवर्तन के कारण यह होता है। अब ऐसा नहीं कि अनुकूलन जो है 1-2 दिन में हो जाएँगे, इसमें टाइम लगता है। ठीक है? देखिए क्या कर रहा है कि वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं, वे क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो अनुकूलन के प्रति अगर कोई व्यक्ति स्वयं अपने आप को नहीं ढालते हैं, तो वे जो है क्या होता है? नष्ट हो जाते हैं। कह रहा है केवल वे ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को अनुकूलन कर कर लेते हैं, मतलब अनुकूलित कर लेते हैं। वे व्यक्ति क्या होता है? इस संसार में जीवित रहते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है? अब यहाँ पर थोड़ा-सा हम लोग जानेंगे रेगिस्तान के बारे में। तो देखिए रेगिस्तान क्या होता है? रेगिस्तान के बारे में समझेंगे। रेगिस्तान एक बंजर शुष्क क्षेत्र है, जहाँ वनस्पति नहीं के बराबर होता है। ठीक है? तो रेगिस्तान जो होता है क्या होता है? एक बंजर भूमि होता है। ठीक है? शुष्क क्षेत्र है, जहाँ पर जो है वनस्पति मतलब क्या हुआ? पेड़-पौधे नहीं के बराबर होता है। यहाँ केवल वही पौधे पनप सकते हैं जिसमें जल संचय करने की अथवा धरती के बहुत नीचे से जल प्राप्त करने की अद्भुत क्षमता होती है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि रेगिस्तान में जल का जो है अभाव होता है, नगण्य होता है। ठीक है? नहीं के बराबर जल होता है। कहीं-कहीं पर जल मिल जाता है। ठीक है? तो अगर जल जो है नहीं मिलता है तो ऐसे पौधे वहाँ पर होना चाहिए जिसकी जड़ें जो है मिट्टी के काफ़ी अंदर तक जाए और वहाँ से जो है जल ग्रहण करे। ठीक है? चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं। रेगिस्तान में जो पाए जाने वाले सामान्य जानवर है वह ऊँट है। ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ऊँट रेगिस्तान में अपने आप को किस प्रकार अनुकूलित करते हैं? तो देखिए ऊँट के बारे में अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम लोग जो है अब ऊँट के बारे में जानेंगे कि ऊँट जो है किस प्रकार से रेगिस्तान में अपने आप को अनुकूलित करते हैं। तो चलिए जानते हैं हम लोग ऊँट के बारे में। क्या करा है, ऊँट के पैर नीचे रखते ही फैल जाते हैं। ठीक है? ऊँट के पैर जो होते हैं ना काफ़ी चौड़े होते हैं। तो वह और आप जानते हैं कि रेगिस्तान में क्या होता है, पूरा जो मिट्टी होता है वो बालू के रूप में होता है, पूरा बालू-बालू होता है, रेत-रेत होता है। तो रेत में क्या होता है कि जैसे इस चैप्टर को पढ़िएगा तो शुरू में जो है घोड़ा और ऊँट की कहानी दिया हुआ है। ठीक है? तो घोड़ा तेज़ दौड़ता है, लेकिन ऊँट क्या चलता है? धीरे-धीरे चलता है, लेकिन जब रेत में आता है, रेगिस्तान में आता है तो घोड़े की हालत खराब हो जाती है, घोड़ा चल ही नहीं पाता है। लेकिन ऊँट जो है आराम से चलता है। तो कहने इ इस कहानी जो आपके एससीईआरटी की बुक में दिया गया है, इसका तात्पर्य क्या हुआ? वहाँ पर ऊँट के बारे में बता रहा है। ठीक है? नहीं कि ऊँट कर किस प्रकार से जो है रेगिस्तान में अपने आप को ढालते हैं। तो कारा क्या कह रहा है, देखिए ऊँट के पैर नीचे रखते ही क्या होता है? फैल जाता है। इसके साथ वह गद्देदार भी होता है, जिसके कारण रेत में धँसने से बच जाता है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल जाते हैं। ठीक है? देखिए,
इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, ऊँट के पलकों में लंबे बाल और घनी भौहें भौहें उन्हें रेत और मिट्टी से क्या करती है, बचा लेती है। उसके छोटे-छोटे कान में भी आसानी से रेत नहीं जा पाते और ऊँट अपनी नाक को अपनी मर्ज़ी के अनुसार जो है खोल या बंद कर सकता है, ठीक है? ऊँट का जो नाक होता है उसे क्या करता है, ऊँट जो है अपनी मर्ज़ी से क्या करता है, खोल भी सकता है और बंद भी कर सकता है। हम लोग तो बंद नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए अगर हम लोग रेत में चले जाएँ, रेत कहने का तात्पर्य क्या हुआ, अगर हम मान लीजिए रेगिस्तान में चल जाएँ, तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बालू सब उड़ेंगे और हमारे नाकों में घुसेंगे, ठीक है? लेकिन ऊँट में क्या होता है, विशेष प्रकार का नाक होता है जिसको वो अपने आप खोल भी सकते हैं और जब विपरीत परिस्थिति आता है, जैसे मान लीजिए रेगिस्तान में तूफ़ान आता है, ठीक है? तो वो क्या करता है, अपनी नाकों को बंद कर लेता है। इसके अलावा देखिए ऊँट अपने कुबर में क्या कर रहा है, देखिए ऊँट अपने कुबर में भोजन चर्बी के रूप में जमा रखता है, जो बुरे वक़्त में काम आता है, ठीक है? कह रहा है कि पानी पिए बिना भी वह कई दिनों तक रह लेता है। नहीं, इसके अलावा ऊँट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है, ठीक है? देखिए क्या कर रहा है, साथ ही वे बहुत कम पेशाब करते हैं, उसे पसीना भी नहीं आता। इन्हीं सब बातों के कारण वे रेगिस्तान में जीवन यापन के लिए क्या है, अनुकूलित है, ठीक है? चलिए, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, क्या कर रहा है, समुद्र में जंतु तथा पौधे का श्वसन। तो जो समुद्र में जंतु रहता है, ठीक है? और पौधे रहता है, वे श्वसन किस प्रकार से करते हैं? तो देखिए समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल मतलब समझते हैं ना, जिसमें जिसे खारे पानी कहा जाता है, जिसमें लवण मतलब नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में घुली हुई वायु और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से जो जल में जंतु रहते हैं, ठीक है? वह भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं, लेकिन कौन से ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं? जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन रहता है उसका उपयोग करते हैं। देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट बातें हैं, कह रहा है समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न-भिन्न प्रकार के परिवेश हैं और हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं, ठीक है? चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे विभिन्न मछलियों की आकृति में क्या समानता है। अगर आप बुक देखिएगा पेज तो लाइन बाय लाइन दिया हुआ है वहाँ पर। तो वहाँ पर मछलियों के बारे में बताया गया है, तो आज चलिए हम लोग मछलियों के बारे में जानते हैं, ठीक है? क्या कर रहा है, मछलियों का शरीर धारा रेखीय होता है। धारा रेखीय का मतलब क्या? धारा को काटने वाला होता है। इसे नौकाकार भी कहते हैं। शायद आप लोग नाव तो देखे ही होंगे कहीं न कहीं, ठीक है? तो मछली का देखे हैं ना, मछली का की जो आकृति होती है वो कैसी होती है? नाव की तरह, ठीक है? और नाव की जो आकृति होती है उस प्रकार से क्यों होती है? क्योंकि मान लीजिए जल में क्या होता है, नदी में धारा बहती रहती है, धारा को काटे, नहीं, इसीलिए इसे क्या क्या कहा गया है, मछलियों के शरीर को धारा रेखीय, ठीक है? जिससे उसे क्या हो, तैरने में आसानी हो। नहीं, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मछलियों का शरीर कैसा होता है, तो मछलियों का शरीर क्या होता है? धारा रेखीय होता है या फिर नौकाकार होता है, ठीक है? इनका शरीर चिकने सल्कों से ढका रहता है। सल्क इसके शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा इसकी विशिष्ट आकृति जल में गति करने में क्या है? सहायक है, ठीक है? चलिए, देखिए मछली के पक्ष एवं पूँछ चपटे होते हैं, जो इसे जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में क्या करते हैं? मदद करते हैं, ठीक है? तो मछली के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक क्या है? वासस्थान। तो वासस्थान क्या होता है देखिए, कह रहा है एक सजीव जिस परिवेश में रहता है, नहीं, जहाँ से उसे भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताएँ पूरी होती है, उसका वासस्थान कहलाता है, ठीक है? तो कोई भी सजीव सजीव है, मान लीजिए जिस परिवेश में रहता है, नहीं, जहाँ पे उसकी सारी आवश्यकताएँ पूरी होती है, मतलब दैनिक जीवन की सारी क्रियाएँ करती है, वो उसका क्या कहलाता है? वासस्थान कहलाता है, ठीक है? अब इसमें भी पॉइंट है देखिए, क्या कर रहा है कि ज़मीन पर पाए जाने वाले सजीवों के वासस्थान स्थलीय वासस्थान तथा जल में पाए जाने वाले सजीवों का जो वासस्थान होता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? जलीय वासस्थान कहेंगे, ठीक है? अब देखिए क्या है, स्थलीय वासस्थान में कई विविधताएँ होती है, जैसे वन होता है, घास के मैदान होता है, रेगिस्तान होता है और पर्वतीय प्रदेश। इसी प्रकार से जलीय आवास में भी विविधताएँ हैं, जैसे क्या है देखिए, दलदल है, खारे पानी की झीलें हैं, समुद्र है इत्यादि, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि जीव अपने पर्यावरण के साथ कैसे सामंजस्य करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अब क्या कह रहा है कि जीव जो होता है, वह अपने पर्यावरण के प्रति जो है कैसे सामंजस्य करता है। ये क्वेश्चन जो है दिया गया है आपकी बुक में। चलिए उसके बारे में हम लोग थोड़ा-सा जान लेते हैं। जीव अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य करके ही जीवित रहता है, ठीक है? यह सामंजस्य जो है 2 प्रकार से होता है। एक क्या होता है? अल्प अवधि में विकसित होने वाला सामंजस्य और दूसरा क्या होता है? लंबी अवधि में सामंजस्य होने वाला सामंजस्य। चलिए पहले जान लेते हैं कुछ-कुछ पॉइंट। अब इससे ही पहले हमको जानना पड़ेगा क्या पर्यावरण अनुकूलन क्या होता है? तो देखिए पर्यावरण में क्या कर रहा है, देखिए पर्यावरण में
परिवर्तन या प्रवासन के बाद प्राकृतिक चयन के साथ विकसित होने वाली स्थितियों में अनुकूलन की आवश्यकता होती है। इसी अनुकूलन को पर्यावरण अनुकूलन कहते हैं। ठीक है? क्या करा देखिए, पर्यावरण में परिवर्तन या प्रवासन के बाद प्राकृतिक चयन के साथ विकसित होने वाली स्थितियों में अनुकूलन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इसी अनुकूलन को पर्यावरण अनुकूलन कहते हैं। ठीक है? चलिए हम लोग बढ़ेंगे आगे। क्या करा है कि जैसे यदि हम मैदानी क्षेत्र में रह रहे हैं, ठीक है? और अचानक पर्वतीय क्षेत्र में चले जाएँ, तो हमें श्वास लेने में कठिनाई होती है, बात तो सही है। तथा कोई भी शारीरिक श्रम करने में असुविधा होती है, लेकिन थोड़े ही दिनों में हम उस परिवेश से सामंजस्य कर लेते हैं। तो इस प्रकार के अस्थायी अनुकूलन को क्या कहते हैं? पर्यावरण अनुकूलन कहते हैं, ठीक है? बहुत अच्छा सा उदाहरण देकर के समझाया गया आपके एससीईआरटी की बुक में। क्या करा है कि जैसे मान लीजिए आप कोई मैदानी क्षेत्र में रह रहे हैं, नहीं, और आप अचानक से पर्वतीय क्षेत्र में चले जाएँ, तो जब-जब आप ऊपर जाएँगे तब क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल घट जाता है, तो जिससे हमें साँस लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है। नहीं, और शारीरिक श्रम करने में भी क्या होती है, असुविधा होती है। लेकिन थोड़े दिन रहने के बाद वो हम वहाँ पे क्या होते हैं, उस परिवेश के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। तो इसी प्रकार का जो अनुकूलन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण अनुकूलन कहते हैं। ठीक है? चलिए, अभी हम लोग समझेंगे अनुवांशिक अनुकूलन क्या होता है। तो देखिए, कुछ सामंजस्य जो है लंबे अंतराल के बाद उत्पन्न होता है, जैसे उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में जन्म से ही फेफड़ों की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो यह क्या है? आनुवांशिक अनुकूलन है। ठीक है? तो जो मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका जन्म जो है पहाड़ी क्षेत्र में हुआ है, पर्वतीय क्षेत्रों में हुआ है, तो उसका जो क्या होगा, उसमें जो है फेफड़ों की क्षमता अधिक होगी, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो यह क्या है, अब जैसे उस बच्चे में हुआ, वैसे अगर उसका जो है भविष्य में क्या होगा, कोई बेटा या बेटी होगा तो उसी प्रकार का फेफड़ा होगा, ठीक है? तो यही अनुकूलन क्या कहलाता है? आनुवांशिक अनुकूलन कहलाता है, ठीक है? चलिए, अब हम लोग समझेंगे आगे स्थलीय वासस्थान के बारे में। हम लोग को 2 प्रकार का वासस्थान पढ़ा, एक तो पढ़ा स्थलीय वासस्थान, दूसरा क्या पढ़ा? जलीय वासस्थान। तो पहले हम लोग जो है स्थलीय वासस्थान के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो है जलीय वासस्थान के बारे में पढ़ेंगे। स्थलीय वासस्थान के बारे में जो सबसे पहला पॉइंट है, वह क्या दिया है? मरुस्थल के बारे में, ठीक है? तो वैसे तो मरुस्थल के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं रेगिस्तान के नाम से, अभी हम लोग यहाँ पर फिर से पढ़ेंगे। तो देखिए पढ़ते हैं हम लोग, क्या करा है कि मरुस्थल में दिन में तेज़ गर्मी पड़ती है और रातें अधिक क्या होती है? ठंड होती है। तो मरुस्थल जो होता है, उसमें दिन में बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, लेकिन रातें क्या होती है? बहुत ठंडी होती है। तो रेगिस्तान में पाए जाने वाले छोटे जीव अधिक ताप से बचने के लिए गहरे बिलों में चले जाते हैं तथा रात को भोजन के लिए बाहर आते हैं। तो जो मरुस्थल में जीव रहता है, दिन में क्या होता है? बिल में घुस जाते हैं, गर्मी से बचने के लिए, और रात में क्या करते हैं? भोजन के लिए बाहर आ जाते हैं। देखिए, हम लोग जो है रेगिस्तान में पाए जाने वाले कुछ पौधे के बारे में देखेंगे। रेगिस्तान में पाए जाने वाले कुछ पौधे जैसे क्या है? देखिए, नागफनी, ठीक है? बबूल है, ग्वारपाठा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? घृतकुमारी कहते हैं, आदि, ये देख लीजिए, ठीक है? तो ये सब पौधे हैं, ठीक है? नहीं, ये क्या है? नागफनी है, ये फिर क्या हो जाएगा? बबूल हो जाएगा, और ये फिर क्या है? घृतकुमारी है। तो ये सब जो पौधे हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं बताइए? तो ये सब जो है कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तान में पाए जाते हैं, ठीक है? चलिए, इसके बाद हम लोग पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है पहाड़ों पर सामान्यतः बहुत अधिक ठंड होती है और सर्दियों में तो हिमपात भी होती है। हिमपात मतलब बर्फ़ों का गिरना। कह रहा है पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्ष जो है शंक्वाकार होता है। शंक्वाकार मतलब क्या है? कीप जैसा, ठीक है? होता है तथा इनकी शाखाएँ तिरछी होती है। इनमें से कुछ वृक्षों की जो पत्तियाँ होती है, सुई के समान होती है। इससे वर्षा का जल एवं हिम आसानी से क्या होता है? नीचे खिसक जाता है। ठीक है? देखिए, इसको भी जो हम लोग चित्र के माध्यम से देखेंगे, ये क्या है? पाइन का वृक्ष है, जो पर्वतीय क्षेत्र में होता है, देख रहे हैं ना? इसमें अगर मान लीजिए यहाँ से बर्फ गिरेगा, तो ये सीधे कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, इस पर नहीं रहेगा। ये जो है विलो पौधा है, ये भी कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? पर्वतीय क्षेत्र में। और ये जो पौधा है, वह किसका पौधा है? देखिए, देवदार का पौधा है, ठीक है? तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले कुछ पौधों का उदाहरण दें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? पाइन हो जाएगा, विलो हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? देवदार हो जाएगा, ठीक है? चलिए, इससे संबंधित कुछ हम जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है देखिए कि पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाला जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार जो है अनुकूलित है। जैसे याक, देखिए याक की जो है, याक किस प्रकार से अनुकूलित है? तो समझेंगे हम लोग याक के बारे में। क्या कह रहा है देखिए, क्या कह रहा है कि याक की मोटी त्वचा या फिर फर, नहीं, त्वचा को ही क्या कहा जाता है? फर कहा जाता है। ठंड से उनका बचाव करती है। तो याक का बचाव जो है ठंड में कौन करता है? उसकी मोटी मोटी त्वचा और या फिर क्या? फर। याक का शरीर जो है लंबे-लंबे बालों से ढका रहता है, देख रहे हैं? ये याक है, ठीक है? देखिए, ये क्या है? याक है। यहाँ पर देख रहे हैं लंबे-लंबे बाल हैं, ठीक है? यहाँ पर क्या है? लंबे-लंबे बाल है, जिससे उ उसे क्या करता है? ठंड से उसे बचाता है, ठीक है?
ये कौन सा जानवर है? याक है। कहाँ पाया जाता है? पर्वतीय क्षेत्रों में। ठीक है, चलिए। अब इसके अलावा और भी जंतुएं हैं जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। कह रहा है, पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर भी फर होते हैं। यह बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। ठीक है, पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए क्या करते हैं? अनुकूलित करते हैं। ठीक है, फिर क्या करा देखिए, अतः अतः जैसे-जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ते जाते हैं, परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है और हमें विभिन्न ऊँचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई देती है। ठीक है? चलिए, अब हम क्या पढ़ेंगे? घास स्थल के बारे में। तो देखिए, घास स्थल के बारे में पढ़ेंगे? नहीं, कह रहा है शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरन जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। ठीक है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके एससीईआरटी की बुक में दिया है और शेर के बारे में दिया है कि तो बेहतर है कि हम लोग शेर का ही उदाहरण लें। ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन बुक से कहाँ आता है? लाइन बाय लाइन आता है और हम लोग बुक को छोड़ते हैं और फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है? देखिए, कह रहा है शेर के अगले पैर के नख लंबे होते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ा-सा हम शेर के बारे में जान लेंगे। तो शेर का जो अगला पैर होता है, उसका जो नख जिसको हम लोग नाखून कहते हैं, ठीक है? वो क्या होते हैं? लंबे होते हैं, जिन्हें वह पादांगुलियों के अंदर खींच कर छिपा सकता है। ठीक है? शेर की यह संरचना उसके जीवन यापन में क्या करती है? सहायता करती है। ठीक है? देखिए, उसका मटमैला रंग क्या करा देखिए, उसका मटमैला रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदान में छिपाए रखता है और शिकार को पता भी नहीं चलता। चेहरे के सामने की आँखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायता होती है, मतलब सहायक होती है तथा शिकार को चारों तरफ देखने में सहायक होती है। ठीक है? देखिए, अब इसके बाद एक दूसरा जंतु जो है जीव हिरन के बारे में हम लोग देखेंगे। कह रहा है एक दूसरा जंतु हिरन है जो वन या घास स्थल में रहता है। पौधे कठोर तने को चबाने के लिए इसके दाँत क्या होती है? मजबूत दाँतें होती है। ठीक है? देखिए, फिर क्या कर रहा है? हिरन को अपने शिकार की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वह उसका शिकार न बन सके और वहां से भाग जाए। उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की क्या करता है? देखिए, जानकारी देता है। तो हिरन का जो काम है क्या है? कान जो होता है वो क्या होता है? लंबे होता है, जिससे वह जो है कोई मान लीजिए शिकारी, जैसे अभी शेर के बारे में पढ़े ना, नहीं शेर का रंग मटमैला होता है, उसकी आंखें दूर दूर तक देख लेती है, तो उससे क्या करता है? उसकी जो कानें हैं, नहीं, उस गतिविधि की क्या करता है? जानकारी दे देता है। ठीक है? देखिए, करा उसके सिर क्या करा देखिए, उसके सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आँखें दोनों दिशा में देखकर क्या करता है? खतरा महसूस करता है। तो दोनों दिशा में उसकी आँखें देखता है। ठीक है? तो देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पर शेर का भी चित्र देख सकते हैं और जो है हिरन का भी चित्र देख सकते हैं। करा हिरन की जो है क्या करा देखिए, हिरन की तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है। तो हिरन की जो गति होती है वो क्या होती है? काफ़ी तेज होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये क्या है? शेर है और ये फिर क्या है? हिरन है। ठीक है? चलिए, अब हम कुछ और देखेंगे। कह रहा है इस प्रकार हम देखते हैं कि शेर, हिरन तथा अन्य जंतुओं एवं पौधों में भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएँ होती है, जो उन्हें उनके वासस्थान में जीवित रखने योग्य बनाती है। ठीक है? चलिए, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? स्थलीय वासस्थल के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे जलीय वासस्थल के बारे में। तो क्या कह रहा है देखिए यहाँ पर, कह रहा है कि सबसे पहले समुद्र के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है मछलियों का शरीर धारारेखीय होता है, इसे नौकाकार भी कहते हैं। समुद्र में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? मछली पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानते ही हैं। चलिए, मछली के बारे में थोड़ा-सा जान लिए। इसके बाद आते हैं एक स्किड ने स्किड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारारेखीय नहीं होता। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को क्या कर लेते हैं? पकड़ लेते हैं। ठीक है? तो ये जो ऑक्टोपस है, ये जो क्या है? स्किड है, ये सब कहाँ रहता है? तो तलीय क्षेत्र में रहता है, समुद्र के तलहटी में रहता है, ठीक है? और अपनी ओर आने वाले जो है शिकार को क्या करता है? पकड़ लेता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि मछली तो चलिए क्या होता है? धारारेखीय होता है, तो तैर लेता है। फिर ऑक्टोपस कैसे तैरता है? तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे अभी। क्या करा देखिए, जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारारेखीय बना लेते हैं। वैसे उसका शरीर धारारेखीय नहीं होता है, ठीक है? गोलाकार होता है। लेकिन वह जब जो है पानी में चलता है, जल में चलता है, तो क्या करता है? अपने तैरने के लिए जो है अपने शरीर को धारारेखीय बना लेता है। कैसा बना लेता है? धारारेखीय बना लेता है। और जल में श्वास लेने के लिए इसमें गलफरे होते हैं। गलफरे जिसे हम लोग गिल्स कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? क्लोम भी कहते हैं, ठीक है? फिर देखिए, डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते। ये सिर पर स्थित जो है नासाद्वार अथवा वात छिद्र द्वारा श्वास लेते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, ठीक है? अब हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि मनुष्य का जो श्वसन अंग है क्या होता है? फेफड़ा, ठीक है? जैसे तिलचट्टा का क्या होता है? ट्रेकिया होता है। तिलचट्टा का ट्रेकिया नहीं होता। जैसे मनुष्य का फेफड़ा होता है, ठीक है? उसी प्रकार से मछली का क्या होता है? गिल्स होता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है देखिए, डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होता। तो अब यहाँ पर सिंपल सी बात है,
अब जब डॉल्फिन में गिल्स नहीं होता है तो फिर वह जो है श्वसन कैसे करता है? तो डॉल्फिन में क्या होता है, देखिए क्या करा है यहाँ पर एक पॉइंट, यह सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा वात छिद्र द्वारा श्वास लेता है। इसके सिर पर नासाद्वार होता है या और वात छिद्र होता है, उसी की सहायता से ये श्वसन करता है। कहता है ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए भी रह सकता है। नहीं, तो डॉल्फिन जो होता है एवं व्हेल जो है जल में बिना श्वसन किए हुए भी क्या करता है, लंबे समय तक रह सकता है। ठीक है? कह रहा वे समय-समय पर जल के सतह पर आकर श्वास छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भर लेते हैं। तो वह समय-समय पर क्या होता है, जल की सतह पर आता है और श्वास छिद्रों से जल बाहर निकालता है एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु को अंदर भर लेता है। उसी को फिर जो है श्वसन के रूप में उपयोग करता है। ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे तालाब एवं झील के बारे में। तरह की जब कहता है, देखिए जलीय पौधों में से कुछ पौधे की जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहती है। स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है। ठीक है? देखिए, परंतु क्या कर रहा है, परंतु जलीय पौधों की जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है। इनका मुख्य कार्य पौधों को तलहटी में जमाए रखना होता है। इन पौधों का तना लंबा, खोखला एवं क्या होता है, हल्का होता है। ठीक है? फिर क्या कर रहा है, देखिए तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर प्लवन करते रहते हैं। कमल के पौधे में फूल जल की सतह पर रहती है तथा बड़ी-बड़ी गोल पत्तियां जल की सतह पर जो है क्या होती है, फैली रहती है। हैं? तो यहाँ पर थोड़ा-सा कमल के बारे में जानेंगे हम लोग। कमल के पौधों में फूल जल की सतह पर रहती है तथा बड़ी-बड़ी गोल पत्तियां भी जल की सतह पर फैली रहती है और जड़ जो है काफ़ी नीचे तक जाती है। ठीक है? अब देखिए क्या कर रहा है कि कुछ जलीय पौधों में जल पूरी तरह जो है डूबे रहते हैं। कुछ जलीय पौधे जल में पूरी तरह डूबे रहते हैं। ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां संकरी एवं पतली रिबन की तरह होती है। यह बहते जल में सरलता से मुरझाती है। ठीक है? अब देखिए क्या कर रहा है कि कुछ अन्य पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती है, जिससे जल इसके बीच में बहता रहता है और पत्ती पत्ते की जो पत्तियां होती है, उसे कोई क्षति नहीं होती है। ठीक है? अब चलिए यहाँ पर एक जलीय जीव मेढक के बारे में दिया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा चैप्टर है समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम जो है हम लोग जो है पूरे डिटेल्स के साथ अभ्यास प्रश्न और उसके उत्तरों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं मेढक के बारे में। तो मेढक क्या होता है, देखिए तो कह रहा है कि मेढक क्या कर रहा है, देखिए मेढक का पिछला पाँव लंबे मजबूत होते हैं जो उसे छलांग लगाने एवं शिकार करने में मदद करते हैं। ठीक है? तो कह रहा है इस पश्चपदों में जाल युक्त पदांगुलियाँ होती है जो उन्हें तैरने में क्या करती है, सहायता करती है। इस प्रकार से हम लोगों ने चैप्टर पूरा पढ़ा पूरे डिटेल्स के साथ। अभी हम लोग अभ्यास प्रश्न और उसके उत्तर को देखेंगे। तो अभ्यास प्रश्न में देखिएगा तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, वो क्या है, सजीव के वासस्थान से आप क्या समझते हैं? तो सजीव के वासस्थान के बारे में हम लोग चैप्टर में देख चुके हैं, लेकिन चलिए फिर भी क्वेश्चन आंसर को हम लोग बढ़िया से कर लेते हैं। ठीक है? क्या करा है, देखिए एक सजीव जिस परिवेश में रहता है, जहाँ उसे भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताएँ पूरी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो वासस्थान कहते हैं। ठीक है? और ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने पढ़ा था अभी, ऊँट जो है रेगिस्तान में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने पहले देखा था। क्या करा, देखिए ऊँट के पैर नीचे रखते ही फैल जाते हैं और इसके साथ वह गद्देदार होता है, जिसके कारण क्या करा, देखिए जिसके कारण रेत में धँसने से बच जाता है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। ऊँट पलकों में करा कि ऊँट के पलकों में लंबे बाल और घनी भौहें उन्हें रेत और मिट्टी से क्या करती है, बचा लेती है। ठीक है? फिर क्या करा, देखिए करा उसके छोटे-छोटे कान भी रेत आसानी से रेत नहीं जाते हैं। ऊँट अपनी नाक को मर्ज़ी के अनुसार खोल या बंद कर कर लेता है। ऊँट अपने गोबर में भोजन चर्बी के रूप में जमा कर रखता है, जो बुरे वक़्त में क्या होता है, काम आता है। ठीक है? देखिए, फिर क्या कर रहा है कि पानी पिए बिना भी वह कई दिनों तक रह लेता है। इसके अलावा ऊँट के पैर लंबे होते हैं, जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। साथ ही वे बहुत कम पेशाब करते हैं, उसे पसीना भी नहीं आता। इन्हीं सब बातों के कारण वे रेगिस्तान में जीवन यापन के लिए क्या है, अनुकूलित हैं। ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे मछली के बारे में। तो कह रहा है कि मछली जल में अपने आप को किस प्रकार अनुकूलित करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, मछलियों का शरीर धारारेखीय होता है, हम लोगों ने पढ़ा था। मछलियों का जो शरीर होता है कैसा होता है, धारारेखीय होता है। इनका शरीर चिकने सल्कों से ढका रहता है। अच्छा, धारारेखीय का एक और नाम था, उसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में बताएँगे, ठीक है? फिर क्या करा, देखिए इनका शरीर चिकने सल्कों से ढका रहता है तथा सल्क इसके शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा इनकी विशिष्ट आकृति जल में क्या करता है, गति करने में सहायक होती है। ठीक है? इसके बाद फिर क्या, देखिए क्या है, कह रहा है कि मछली के पक्ष में एवं पुच्छ पुच्छ जो है चपटे होते हैं, जो इसे जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलित बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा मछली गिल्स से पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को अलग कर अपने श्वसन प्रक्रिया को पूरी करती है। ठीक है? इस प्रकार क्या करा, देखिए इस प्रकार मछली अपने को जल में रहने के लिए अनुकूलित करती है।
तो इस प्रकार से मछली जो है जल में अपने आप को रहने के लिए अनुकूलित करती है। चलिए हम लोग देखेंगे आगे। फिर क्या है देखिए, पर्वतीय पौधे किस प्रकार अनुकूलित है? पर्वतीय क्षेत्र में सामान्यतः बहुत ठंड होती है तथा सर्दियों में भी तो हिमपात भी होती है। पर्वतीय क्षेत्र जैसे शंक्वाकार कीप जैसा होता है तथा इसकी शाखाएँ तिरछी होती है। ठीक है? इससे जो है क्या होता है देखिए, इससे वर्षा जल एवं हिम आसानी से नीचे की ओर खिसक जाता है। इस प्रकार पर्वतीय क्षेत्र और पर्वतीय पौधे अनुकूलित रहते हैं। नहीं, तो जो है अगर मान लीजिए अ, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन को देखना है तो आप जो है इसे पॉज़ करके और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है? फिर देखिए क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए। क्या है यहाँ पर देखिए, स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के वासस्थान को क्या कहेंगे? स्थल पर पाए जाने वाले जंतुओं को मतलब क्या कहेंगे हम लोग? स्थलीय आवास कहेंगे। ठीक है? नहीं, स्थल पर पाए जाने वाले जो पौधे एवं जंतुओं का वासस्थान है उसे क्या कहेंगे हम लोग? स्थलीय वासस्थान कहेंगे। इसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे देखिए, क्या कह रहा है कि वे वासस्थान जिसमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे जलीय आवास कहते हैं। ठीक है? इसके बाद क्या कहते हैं कि याक का शरीर लंबे किससे ढका रहता है? बालू से ढका रहता है। ठीक है? इसके बाद है मछली का शरीर कैसा होता है? मछली का शरीर क्या होता है? धाररेखीय होता है या इसी का दूसरा नाम क्या है? नौकाकार होता है। फिर जलीय पौधा का तना कैसा होता है? तो जलीय पौधे का तना जो होता है लंबा होता है। ठीक है? खोखला एवं क्या होता है? हल्का होता है। नहीं, अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे मिलान प्रश्न। देखिए हम यहाँ पर मिलान करेंगे। तो मछली का शरीर कैसा होता है? हम लोगों ने पढ़ा था, मछली क्या होता है? धारा रेखीय होता है। ठीक है? वैसे ये इसका यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। ऊँट जो है, तो ऊँट में क्या पाया जाता है? कुबर। ठीक है? अब नागफनी, तो नागफनी कम वाष्पोत्सर्जन करता है। अब याक, तो याक क्या है? पहाड़ी जानवर है और घोड़ा का मजबूत खुर होता है। ठीक है? तो चलिए इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन किया। अब हम लोग कुछ वैकल्पिक प्रश्न देखने वाले हैं। नहीं, तो क्या कह रहा है? ऊँट निम्न परिवेश में पाए जाने वाला जंतु है। तो ऊँट जो है किस परिवेश में रहेगा? जलीय में, पर्वतीय में कि मरुस्थलीय में? तो हम लोग पढ़ा था, ऊँट को मरुस्थल का जहाज कभी कहा जाता है। ठीक है? तो ऊँट क्या हो जाएगा? मरुस्थलीय। नहीं, अब धारा रेखीय शरीर होता है तो हम लोगों को पता है धारा रेखीय शरीर जो होता है किसका होता है? तो मछली का होता है। ठीक है? हमें श्वास लेने में कठिनाई होती है। किस क्षेत्र में? मैदानी क्षेत्रों में, जलीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में। तो क्या हो जाएगा? पर्वतीय क्षेत्रों में। ठीक है? इसके बाद क्या कह रहा है? घास स्थल अथवा वनों का शक्तिशाली जंतु कौन है? तो घास स्थल अथवा वनों का शक्तिशाली जो जंतु है उसे क्या कहेंगे हम लोग? ऊँट कहेंगे। ठीक है? जलकुंभी पाया जाता है, सिंपल सी बात है, जलकुंभी जो कहाँ पाया जाता है? तो जल में पाया जाता है। ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरी डिटेल्स के साथ समाप्त किया। जय हिंद।